चलिए, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू. Yes, Akash, thank you so much. I'm audible. Please send a message hi in the chat box if I'm audible and visible for you. So please send a hi message in the chat box. Otherwise, you can send a yes message in the chat box. I'm audible, Akash. If I'm audible, please send a yes message in the chat box. I'm audible, Akash. Yes, okay. Thank you so much. चलिए, तो सी एस प्रोफेशनल के जितने भी बच्चे हैं, दिस इज़ आवर फर्स्ट सेशन. एंड जो लोग जून में अटेम्प्ट देना चाहते हो 2026 में, एंड दिसंबर में अटेम्प्ट देना चाहते हो 2026 में, तो आज अपना जो टॉपिक है बेसिकली वो टॉपिक का नाम है, ग्रुप 2 में आता है, पेपर 6 है, वो है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी. अब बेसिकली ये टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है. एंड प्लस इन बच्चों में बहुत डिफ़िकल्टीज महसूस होती है इस सब्जेक्ट को लेके. अब ये सब्जेक्ट पढ़ना कैसे, इस सब्जेक्ट में स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए, ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा कौन, वो मैं सब आपको डिटेल में बताने वाला हूँ. तो आप टेंशन मत लीजिए. तो सबसे पहले फर्स्ट बच्चों, मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये टॉपिक आपको कौन पढ़ाने वाला है, तो पहले उसकी बात करते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट मैं बात करूँगा कि ये जो टॉपिक है मैं आपको पढ़ाने वाला खुद, मैं एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ. मेरा नाम अक्षय बहिरवाड़े है. तो मैंने CSB किया है, मैंने MBA किया है, मैंने BBA किया है, मैंने लॉ किया है. तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ इस सब्जेक्ट को लेके, तो ये सब्जेक्ट मैंने क्यों पढ़ाना चाहिए, ये आपको मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया बताता हूँ. देखिए, अगर मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे, बेसिक मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये थोड़ी बेसिक होता है. फिर भी अगर आप मेरा नाम देखोगे, और मैं बहुत सालों से मतलब सिर्फ लॉ ही पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा नाम अक्षय वहगड़ है. तो आप देखिए, मैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैंने MBA फाइनेंस किया है, मैंने BBA फाइनेंस किया है, देन मैंने फिर लॉ भी कंप्लीट किया है, देन मैंने सेट भी किया है लॉ में, देन अभी नाउ मैं PhD कर रहा हूँ, लॉ में कर रहा हूँ PhD. एंड मुझे कम से कम आप कीजिए 8 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में, और मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, वो है लॉ सब्जेक्ट. एंड अगर मैं आप CS एग्जीक्यूटिव की बात करते हो, CS प्रोफेशनल की बात करते हो, तो वहाँ पे भी मुझे अराउंड 60+ मार्क है हर सब्जेक्ट में. मतलब एक कोई भी ऐसा एक सब्जेक्ट नहीं जिसमें मुझे 60 से कम मार्क्स है, अगर मैं लॉ की बात करूँ. तो बच्चों देखिए, मैं अगेन कहता हूँ कि दिस एग्ज़ाम इज़ ओनली अ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम. बहुत सारे बच्चे इसका बर्डन लेते हैं कि सर CS प्रोफेशनल मतलब बहुत डिफिकल्ट पढ़ना पड़ेगा, अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. बच्चों ऐसा कुछ नहीं है. सी मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ. CS प्रोफेशनल भी CS एग्जीक्यूटिव की तरह होता है, बस थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है. बट क्या है बच्चों, अल्टीमेटली एग्जाम भी 3 घंटे का सेम. क्वेश्चंस पेपर जो आपको सॉल्व करना है वो भी 24 पेजेस में सॉल्व करना है. अगर सप्लीमेंट लिया तो फॉर एग्जांपल 36 पेजेस आपका मैक्स जाएगा. तो 36 पेजेस के लिए आप 800 पेजेस का मॉड्यूल क्यों पढ़ते हो? मतलब मुझे समझ नहीं आता हो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कैसे आता है. तो जो लोग CS प्रोफेशनल का कोई भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना चाहता है, तो मेक श्योर दैट पहले सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पेपर चेक कीजिए कि लास्ट ईयर क्वेश्चंस कैसे आए, उसके हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी होना चाहिए. तो पहला चीज़ मैं आपको सबसे एडवाइस करूंगा, जो भी लोग है, लास्ट 3 साल के या 2 साल के क्वेश्चंस पेपर आपके पास होने चाहिए. मेरा स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है. मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा, एंड फिर उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर होगा. तो ये एक एक सब्जेक्ट का मैं आपका लेने वाला हूँ, और मैं गारंटी दे रहा हूँ 3 महीने में, 2 महीने में आपको 60+ मार्क्स आएगा. एंड 60+ मार्क्स नहीं आया बच्चों, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे बोलना कि सर मार्क्स नहीं आए, मैं इतनी मेहनत लूँगा. सिर्फ आपका अटेंडेंस चाहिए कंपलसरी. मैं ज़्यादा बच्चों को क्लास में एडमिशन नहीं देता हूँ. जो सिंसियर बच्चे, उन बच्चों को ही मैं सिर्फ क्लास में एडमिशन दूंगा. और ये मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाऊंगा जहाँ पे लिमिटेड बच्चे होंगे. वहाँ पे उनको डेली बेसिस पे कोई भी डाउट होगा तो वो पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे वॉइस मैसेज में भेज सकता हूँ. एंड प्लस वहाँ पे टेस्ट पेपर भी होगा जो वीक वाइज होगा. तो CS प्रोफेशनल पास होना बहुत आसान है अगर आप मेरे साथ इसकी पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो. तो ये मैंने मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन बता दिया कि मैं कहने मेरा क्वालिफिकेशन क्या है. अब मैं बात करूँ कि सब्जेक्ट को अपन पढ़ेंगे कैसे, मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ. देखिए, मैं आपको एक सिंपल ऐसी नोट्स देने वाला हूँ, बहुत सिंपल नोट्स. मतलब ये नोट्स में कितना वेटेज कहाँ पे किसको आएगा, कौन सा वेटेज है, ये नोट्स मैं आपको PDF फॉर्म में भेज दूंगा. आपका जहाँ का एड्रेस है, आप मुझे एड्रेस पिंग कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको वहाँ पे ये नोट्स आपको दे दूंगा. तो मैंने एकदम सिस्टमेटिक नोट्स इसकी बना दूंगा, एंड प्रॉपर इसका मैं क्वेश्चन पेपर भी आपको दे दूंगा. इसका भी कोई टेंशन नहीं है. एंड दूसरी चीज़ बच्चों, ये कुछ गाइडलाइंस है बिफोर स्टार्टिंग योर सब्जेक्ट. दिस इज़ अ गाइडलाइन, ये आपको पढ़ना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट.
एंड अगर मैं बात करूँ तो मैंने ये जो नोट्स है मैंने बहुत ऐसे सिंपल बनाई है, बॉक्स वाइज बनाई है, टेबल वाइज बनाई है। क्या है मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम में 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए कम से कम आपके पास 10-15 पॉइंट होने चाहिए। तो मैंने उसी हिसाब से ये नोट्स बनाए। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको पढ़ना इतना आसान हो जाएगा ना कि मॉडल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की अगर मैं बात करूँ, एंड जो पार्ट बी है वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी अगर मैं बात करूँ, तो ये चैप्टर आपको पूरा 100 मार्क्स की डिवाइड कैसे होगा। देखिए पार्ट 1 है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब कंपनी को रिस्ट्रक्चर करना है। जैसे अगर आप कोई एग्जाम देते हो उसमें पास नहीं होते, तो आप स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हो, आप आपका तरीका चेंज कर देते हो। वैसे ही कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती है, या कंपनी को एक्सपांड करना है, या कंपनी को अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करना है, तो कंपनी क्या करती है, रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है। तो दैट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग ये कहा जाएगा, और ये फर्स्ट पार्ट आपको 40 मार्क्स के लिए। देन मैं बात करूँ पार्ट बी की, तो वैल्यूएशन आएगा। कोई भी कंपनी का अगर रिस्ट्रक्चर करना तो पहले उसका वैल्यूएशन जानना पड़ेगा कि उस कंपनी की वैल्यू कितनी है मार्केट में, तो वो आएगा आपका 20 मार्क्स का। एंड देन लास्ट जो पार्ट आएगा आपका, दैट इज इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप, दैट इज 40 मार्क्स। देखिए बच्चों, आपको बताओ 3 स्टेप में सब्जेक्ट को पढ़ना है। पहले आप कंपनी को ट्राई करना रिस्ट्रक्चर करने का, मतलब कंपनी को चेंज करने का ट्राई कीजिए। अगर कंपनी लॉस में से प्रॉफिट में आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो वो कंपनी किसी को बेच दीजिए, मतलब उसका वैल्यूएशन कीजिए, बेच दीजिए। फिर ये भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। फिर लास्ट ऑप्शन क्या बच्चों अपने पास, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब इसको सीधा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए, उसके असेट को बेच दीजिए, एंड आपकी कंपनी का पैसा क्रेडिटर्स को दे दीजिए। तो ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए भी आपको सीक्वेंस है, मतलब बहुत सारे लोग ना सिर्फ पढ़ाते रहते हैं, ये आपको सीएस में प्रैक्टिस करते समय बहुत काम आएगा। और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, केस हुआ बताऊंगा, सब बताऊंगा। तो अभी अपने को करना क्या है बच्चों, आपको सिंपल बताऊं तो अपना 3 स्टेप में पढ़ना है। पहला क्या है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर, मतलब कंपनी को रिस्ट्रक्चर करना है। कितने मार्क की आएगा ये आपको, 40 मार्क्स की आएगा। देन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर के बाद अगर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपने को वैल्यूएशन करना पड़ेगा कंपनी का। वैल्यूएशन कितने मार्क्स की होता है, 20 मार्क की है। तो वैल्यूएशन क्यों करना पड़ता है, अगर कंपनी किसको बेचना है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी किसको दे देना है, तो वो आपको 20 मार्क का वैल्यूएशन का एग्जाम में आएगा। फिर अगर मैं बात को ये भी सही से नहीं चला, तो अल्टीमेटली आप कंपनी को क्या कर दोगे, लास्ट स्टेज में कंपनी को आप वाइंड अप कर दोगे, वाइंडिंग अप कहा जाएगा। तो ये आएगा आपका 40 मार्क्स, इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप। सो दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ दिस चैप्टर। तो अपन एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एकदम बेसिक से जाएंगे, एंड डेली अपना क्लास होगा, ठीक है। और मैं आपको कहूँगा कि आप ना बेसिकली एडवाइस करूँगा, आप लाइव में ही अटेंड कीजिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे। इफ़ यू आर एब्सेंट इन एनी डे, आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, तो ये आपको बेसिक सिलेबस समझा क्या है। तो अपने जो, अगर मैं टोटल चैप्टर्स की बात करूँ तो 26 चैप्टर वी हैव। अब इसके साथ साथ ये सिलेबस पढ़ने के पहले मैं आपको एक थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर भी दिखाता हूँ। मैं हमेशा याद रखना बच्चों, मैं क्वेश्चन पेपर से कभी भी दूसरा नहीं पढ़ाता हूँ, मतलब मेरा फोकस हमेशा क्लियर है, दिस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। उसमें मुझे पीएचडी नहीं करना है, क्वालिफाई करना है। तो बच्चों अभी ये मैं अगर पेपर देखूँ तो आप पेपर लास्ट ईयर के पेपर उठा लेना, तो अभी का लेटेस्ट दिसंबर का पेपर है। इसमें ना बहुत बड़ा केस लॉ दिया है, बहुत बड़ा केस लॉ देंगे आपको, ये पूरा केस लॉ पढ़ना है। एंड उसकी बेसिस पे नीचे क्वेश्चंस दिए कि सजेस्ट योर आंसर, एंड कितने मार्क्स के लिए पूछा पूछा बच्चों, 5 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने मार्क पे पूछा, सेम उसके बेसिस पे 5 मार्क के लिए पूछा है। देन कितने वैसे 5 मार्क के लिए 15 मार्क, देन और एक 5, 20 मार्क। तो एक केस आपको देंगे 20 मार्क के लिए, आपको सॉल्व करना है। अब केस क्या होगा बच्चों, जो आपने सिलेबस पढ़ा है ना, टोटल 2-3 चैप्टर को मिला के एक केस लगाएगा। दिस इज नॉट एग्जीक्यूटिव की जिसमें एक टॉपिक एक क्वेश्चन, दिस इज अ प्रोफेशनल। तो सीएस प्रोफेशनल में क्या होगा आपको, कि 2-3 टॉपिक को मिलकर आपको एक सिचुएशन बनाएंगे कि ऐसे ऐसे कंपनी का सिचुएशन है, तो आपने क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो आपका एडवाइस पूछेगा, तो आपको 4 सिचुएशन देगा। तो ऐसा एग्जाम में पेपर आएगा। तो अपन धीरे धीरे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे अपन ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर देंगे लास्ट 2 साल के या 3 साल के। एंड प्लस मॉक टेस्ट पेपर भी होंगे, प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी होंगी। एंड ये पूरा मटेरियल क्लास प्लस ऐप पे आपको मिल जाएगा। क्लास प्लस ऐप आप डाउनलोड कर लेना, उसमें मेरा प्रोफाइल आपको मिल जाएगा अक्षर वगैरह। तो उसमें अपन पूरा डिटेल टेस्ट सीरीज वगैरह उसमें करने वाले हैं। कोई भी डाउट है तो बिंदास कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। सबको यहाँ तक क्लियर है, आकाश वगैरह जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं क्लास में, सबको क्लियर है टॉपिक अभी का जो मैंने अभी तक बताया। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर क्लियर है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में यस मेंशन करना।
ठीक है, क्लियर है सबको? एम आई क्लियर टू ऑल? अब देखिए बच्चों, ये जो पहला चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहला चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। कितने टाइप के कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होता है। मैं एकदम बेसिक से जाऊंगा क्योंकि आपको लगेगा ये तो बहुत बेसिक है, क्योंकि जब तक अपना बेस अच्छा नहीं होगा तब तक अपन अच्छे आंसर्स नहीं लिख पाएंगे। एंड अच्छे आंसर्स लिखने के लिए बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो अभी आपके आज के बाद जितना मैं बोलता हूँ ना वर्ड्स, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये वर्ड एग्जाम में आने चाहिए। तो बच्चों देखिए, कॉर्पोरेट का मतलब क्या होगा बच्चों? कॉर्पोरेट का मतलब होगा कंपनी। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होती है? कंपनी। अब कंपनी को आपको रिस्ट्रक्चर करना है। रिस्ट्रक्चर मतलब चेंज करना है सर। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हैं। सर इतना चेंज क्यों करना चाहते हैं? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड दैट? बिकॉज वी हैव टू फोकस टू गेट द प्रॉफिट। बिकॉज कभी कभी कंपनी क्या होती है ना, काम करती है बट प्रॉफिट नहीं कमा पाती। So how can we change the company structure so we can get the profit? So that is a chapter they are asking about कि कितने टाइप्स के आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हो। तो ये आपका पहला बेसिक होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट, इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? कंपनीज एक्ट आप पढ़ोगे 2013, ऑब्वियस बात है कुछ सेक्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। प्लस आपको कंपनीज रूल्स 2016 भी पढ़ने पड़ेंगे, जो स्पेसिफिकली किसके लिए बनाए हैं? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन के लिए बनाए। फिर नेशनल कंपनी का ट्रिब्यूनल पढ़ना पड़ेगा। आपको पता है कंपनी के जितने भी केसेस है वो कहाँ पे जाते हैं? ट्रिब्यूनल के पास चले जाते हैं, अभी कोर्ट में नहीं जाते। एंड फीमा देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर कोई फॉरेन कंपनी है एंड इंडियन कंपनी है तो दोनों के बीच में दो करेंसी आएगा, फॉरेन करेंसी एंड इंडियन करेंसी। देन फीमा आएगा पिक्चर में। एंड लास्ट कॉम्पिटिशन, बिकॉज आपको पता है कहीं ना कहीं डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर करती है, टेक ओवर करती है, तो उस केस में मार्केट में उसका डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। सो फॉर दैट रीजन वी हैव टू फॉलो कॉम्पिटिशन एक्ट। तो ये चैप्टर पढ़ते समय या टॉपिक पढ़ते समय अपने को इतने एक्ट का ध्यान रखना है। बहुत सिंपल नोट्स बनाई मैंने। मॉड्यूल आप देखोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे सर क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो मैंने बहुत टू द पॉइंट्स नोट्स बनाए आपके लिए, क्योंकि आप सोचिए कल एग्जाम है एंड मॉड्यूल का 800 पेजेस है, कैसे रिवाइज करोगे? बहुत डिफिकल्ट 800 पेजेस को रिवाइज करना बिफोर वन डे। तो इसी की वजह से एकदम शॉर्ट एंड सिंपल आपके लिए। चलिए अब बात करेंगे इंट्रोडक्शन बच्चों। अब देखिए, जब भी बिजनेस ग्रो करता है दो टाइप की ग्रोथ होती है बिजनेस में। एक होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड एक होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। सो पहले जानते हैं कि ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या है, नेचुरल ग्रोथ क्या है। देखिए, कंपनी ये ग्रोथ अपने इंटरनल स्ट्रैटेजी से कर सकता है। इंटरनल स्ट्रैटेजी मतलब क्या सर? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका जो ऑपरेशन है बिजनेस उसको चेंज करना, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ध्यान सुनना, मेरे कंपनी के पास 50 लाख रुपए पड़ा है, अब मेरे कंपनी को रिस्ट्रक्चर करना है, तो मैं ऑर्गेनिक वे करूंगा। ऑर्गेनिक वे मतलब क्या? जो मेरा 50 लाख कैपिटल है मैं उसको 70 लाख कर दूंगा। तो मैंने मेरे कैपिटल को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये तो आपने इंटरनल चेंज कर दिया ना। सो दैट इज योर ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी थर्ड पार्टी। तो ये आपने इंटरनली कर दिया, इंटरनल कंपनी को चेंज कर दिया। इनऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब क्या होता है? दैट इज थ्रू एक्सटर्नल एक्सपांशन। मतलब जैसे आपको पता है हॉटस्टार था पहले, डिज्नी हॉटस्टार। अब डिज्नी हॉटस्टार किसके पास जा चुका है? जियो के पास। तो जियो एंड डिज्नी हॉटस्टार दोनों साथ में आए, तो ये कौन सी ग्रोथ है सर? ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ है। मतलब ये इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नल ग्रोथ है। तो आपको डिफरेंस समझा? व्हाट इज ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड व्हाट इज इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करो तो दैट इज इंटरनल, जो मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। एंड इनऑर्गेनिक की बात करो तो जो एक्सटर्नल, दो कंपनी साथ में आ जाएंगी, दोनों का मर्जर हो जाएगा, ये दोनों कंपनी साथ में आके नई कंपनी फॉर्म कर देंगे, दैट इज अमलगमेशन हो जाएगा। या किसी कंपनी ने किसी कंपनी को एक्वायर कर दिया, जैसे जोमेटो ने किसी उबर ईट्स को एक्वायर कर दिया, या और कोई चेंजेस हो सकता है, उसे अपन क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक ग्रोथ कहेंगे। तो समझा बच्चों? तो जब भी कंपनी को ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, एक्सपांड करना है, दे हैव टू ऑप्शन, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इंटरनल होगा, इनऑर्गेनिक एक्सटर्नल होगा। समझे सबको आपको? चलिए अब बच्चों देखिए, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है। बहुत सारी जगह पे क्वेश्चन आता है, तो इसका यही आपको वर्ड्स आने चाहिए आपके एग्जाम में। मैं आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोसेस ऑफ रीडिजाइनिंग। क्या बोला है?
प्रोसेस ऑफ रीडिजाइन करना, किसको, वन और मोर एस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी के एस्पेक्ट को चेंज करना है। हेल्प्स इन कॉन्सोलिडेटिंग द बिजनेस ऑपरेशन, आपका जो बिजनेस ऑपरेशन जो ऐसा एक्सपांड हो चुका है ना, जो ऐसा बिखर चुका है, उसको कंसोलिडेट कीजिए, उसको कंट्रोल कीजिए, ताकि आपके एक्सपेंडिचर कम होंगे। क्या कहता है बच्चों, स्ट्रेंथ द कंपनीज टू अचीव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, एनेबल्स बोथ ऑर्गेनिक एक्सपांशन, मतलब स्लो होता है, एंड इनऑर्गेनिक एक्सपांशन वेरी इंस्टेंट होता है। देखना बच्चों, अगर मुझे इंटरनल कुछ चेंज करना है ना, इट टेक्स सो मच टाइम, बिकॉज मेरा आज कैपेसिटी 50 लाख है कंपनी का, तो आज मुझे 50 लाख से 70 लाख जाना है, तो इट टेक्स सो मच टाइम, बिकॉज इंटरनली आप करना चाहते हो, आपके रिसोर्सेज को यूज करके आप करना चाहते हो, तो बहुत टाइम लगेगा। बट अगर आप किसी और की मदद लोगे, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ एक्विजिशन करोगे, किसी के साथ टाइप करोगे, किसी के साथ जॉइंट वेंचर करोगे, तो बहुत फास्ट होगा। दैट इज इनऑर्गेनिक। जैसे आपने बोला सर मैं खुद सेल्फ स्टडी कर दूंगा, CS प्रोफेशनल पास हो जाऊंगा, दैट इज ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक मतलब यू आर डिपेंडेंट ऑन योर ओन सेल्फ, आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो, सो दैट इज ऑर्गेनिक। आपने बोला सर मैं किसी टीचर से मदद लेता हूँ पढ़ने के लिए, मैं उनकी नोट्स लेता हूँ, दैट इज इनऑर्गेनिक। इसमें फ़ायदा जल्दी हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें नोट्स भी मिल जाएंगे इंस्टेंट, आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे इंस्टेंट, इवैल्यूएशन भी मिल जाएगा इंस्टेंट, सो दैट इज बेनिफिट टू द कंपनी। तो ये देखिए बच्चों, रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, रीऑर्गेनाइज करना कंपनी को टू इम्प्रूव द इफिशियंसी एंड टू गेट द प्रॉफिट इन द मार्केट। तो अगर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, सिंपल सी लाइन इनसे, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रीडिजाइनिंग, क्या करना चाहिए, रीडिजाइनिंग वन और मोर एस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी के एस्पेक्ट को चेंज करना, डिज़ाइन को चेंज करना, इसी को अपन क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। एंड ये शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, ये सुनो, ये एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए भी हो सकता है, टू गेट द प्रॉफिट के लिए भी हो सकता है। दैट इज अ सिंपल मेथड। सो इसका बेनिफिट क्या होगा सर, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? सर आपकी इकोनॉमिक स्किल बढ़ेगी, मतलब पहले मैं अकेला सिर्फ पुणे में मैनेज करता था बिजनेस, अब मेरे साथ कोई एक क्लास ने टाई अप किया है, तो इसका मतलब मैं पूरे इंडिया में एक्सपांड कर सकता हूँ, तो मेरा इकोनॉमिक स्किल बढ़ सकता है, मेरा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सकता है, मैं पूरे वर्ल्ड में भी जा सकता हूँ, कोई फॉरेन कंपनी के साथ मैं टाइप कर सकता हूँ। राइट साइजिंग मतलब मेरी साइज बढ़ सकती है प्रोडक्ट्स की। रिडक्शन इन ऑपरेशन कॉस्ट, ऑब्वियस बात है, मेरे साथ अगर कोई आएगा तो मेरा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कम हो जाएगा, उसके साथ एडवर्टाइजमेंट का खर्चा वो भी शेयर करेगा, मैं भी शेयर करूँगा। सर एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है। तो बच्चों अगर मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, तो ऐसे आप नोट्स बनाने के मेरे साथ साथ, सर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, तो मेरे साथ ना आप एक सिंपल सी ऐसी, अगर देखिए अगर आपको नोट्स बनाना तो बताऊंगा कैसे करना है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग सिंपल सी नोट्स बनानी है। फर्स्ट ये क्या है बच्चों, ये प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है बच्चों, ये आपको रीडिज़ाइन करना है। सर क्या रीडिज़ाइन करना है, सर आपको कंपनी के एस्पेक्ट को रीडिज़ाइन करना है। एस्पेक्ट्स मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ऑपरेशनल चेंज करना चाहते हो, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करना चाहते हो, मार्केटिंग पोजीशन चेंज करना चाहते हो, कोई भी इंटरनल आप चेंजेस करना चाहते हो, सो दैट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कहा जाएगा। सर इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, एक आपके प्रॉफिट को बढ़ाना, सेकंड आपके कॉस्ट को कम करना, सो दैट इज अवर एजेंडा। तो एग्जाम में आपको पता है क्वेश्चन आया ना, ऐसे पॉइंट्स रेडी होने चाहिए फास्ट, तब जाके 3 घंटे के अंदर आपका 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट होगा। तो जब भी आप किसी ने आपको पूछा व्हाट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, कल जाके आपने CS में इंटरव्यू दे दिया, प्रोफेशनल में होने के बाद इंटरव्यू दे दिया आपकी इंटर्नशिप के लिए, उन्होंने पूछा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है, तो बच्चे ऐसे ही आंसर देंगे, आप कहना चाहिए सिस्टमैटिक। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इट इज़ नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ रीडिजाइनिंग ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। सो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट, टू गेट द प्रॉफिट, टू रिड्यूस द कॉस्ट, ऐसा बोलना चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, रीऑर्गेनाइज आवर एसेट एंड लायबिलिटीज। अब देखिए बच्चों, अगर A एंड B कंपनी दोनों साथ में आ जाएंगे, तो ऑब्वियस बात है उनकी जो एसेट एंड लायबिलिटीज है वो क्या हो जाएगी, रीऑर्गेनाइज हो जाएंगी, बेटर कैश फ्लो हो जाएगा, अच्छी कैश आ जाएंगी उनके पास, मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, पहले से पुणे में था इंडिया में भी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है, और सिनर्जी मतलब एनर्जी भी बढ़ेगी उनकी। तो इसका सिंपल सा मीनिंग मैं बताता हूँ, पहले सिर्फ टाटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले क्या था, डिज्नी हॉटस्टार था,
अब डिज्नी हॉटस्टार किसके साथ जा चुका है, जियो के साथ जा चुका है। अब मुझे बताओ जियो ने अगर डिज्नी हॉटस्टार को लिया है तो इसका मतलब क्यों लिया होगा, क्योंकि उनको बेनिफिट क्या मिलेगा, मार्केट एक्सपेंशन होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, कॉस्ट रिड्यूस होगा, बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है उनके लिए। तो ये उनको बेनिफिट हो सकता है फॉर द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पर्पस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मीनिंग ऑफ अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? अमलगमेशन का मतलब होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी में, मतलब जैसे टाटा एंड फॉर एग्जाम्पल डिज्नी हॉटस्टार, टाटा एंड डिज्नी हॉटस्टार साथ में आते हैं एंड एक कंपनी का निर्माण करते हैं तो उसे कहा जाएगा अमलगमेशन। अमल मतलब एक दूसरे में एक हो जाना एंड एक नई कंपनी को जन्म देना, तो उसे क्या कहा जाएगा, अमलगमेशन। मतलब वन और मोर कंपनीज इनटू अनदर और टू और मोर कंपनीज फॉर्म अ न्यू कंपनी, ट्रांसफर कंपनी सीज टू एग्जिस्ट एंड ट्रांसफर कंपनी बिकम्स अ न्यू कंपनी। इधर देखिए बच्चों, मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ अमलगमेशन का मतलब क्या है। एक एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, फिर अपन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अमलगमेशन का मतलब क्या है, देखिए अब जैसे फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी को लगता है कि भाई साहब अपना प्रॉफिट अच्छा नहीं है, अपना प्रॉफिट बहुत कम होता है, तो टाटा कंपनी ने डिसाइड किया कि मेरी जितनी भी एसेट एंड लायबिलिटी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बेसिकली टाटा कंपनी क्या बन जाएगा, टाटा कंपनी बन जाएगा ट्रांसफर, जो अपने एसेट ट्रांसफ़र कर देता है। अब ये एसेट जिसके पास जाएगी वो क्या बन जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा आपका ट्रांसफर ही बन जाएगा, मतलब रिलायंस कंपनी आपका ट्रांसफर ही बन जाएगा। तो इसका मतलब ये टाटा कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमलगमेशन का मतलब क्या है, एक कंपनी दूसरे कंपनी में मर्ज हो जाती है एंड एक नई कंपनी को जन्म देते हैं। तो अब ये ट्रांसफर कंपनी बन जाएगी नई कंपनी, तो ये नाम भी चेंज कर सकते हैं या फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं या नई कंपनी भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब एक एक कन्फर्म है इसमें कि एक कंपनी मरने वाली है, एक कंपनी डूबने वाली है, ये कन्फर्म है, क्योंकि एक कंपनी दूसरे कंपनी में शिफ्ट हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी या नई कंपनी को जन्म देंगे, उसे क्या कहेंगे, अमलगमेशन। सो अमलगमेशन इज नथिंग बट द मर्ज ऑफ वन कंपनी इन द अनदर कंपनी एंड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, दैट इज अमलगमेशन। मुझे होता है एग्जाम में कितना ईजी आप लिख पाओगे, वापस रिपीट कीजिए मेरे साथ। अमलगमेशन का मतलब क्या आता है, मर्ज ऑफ वन कंपनी इनटू अनदर कंपनी एंड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, दैट इज अमलगमेशन। समझा गया सबको? ऑनलाइन में जितने भी बच्चे प्लीज से यस इन द चार्ट बॉक्स। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इसी सेम सिचुएशन को अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए बच्चों, अब एक मैं आपको एक केस बताता हूँ, जनरल रेडियो अप्लायंसेस वर्सेस फेडेरल। अब ये जब देखिए केस लो हमेशा रेफरेंस के लिए होते हैं, और आप देखिए जितने भी क्वेश्चंस पूछे ना वो हमेशा रेफरेंस के लिए पूछे। किसी के लिए पूछे बच्चों, रेफरेंस के लिए पूछे। तो कोई भी केस लो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सीएस प्रोफेशनल में आ चुके हैं, हर एग्ज़ाम में सीएस प्रोफेशनल के रेफरेंस पूछते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये देखिए क्वेश्चन पेपर, अपनी प्रिपरेशन भी वैसे होनी चाहिए बच्चों। ना तो बच्चे क्या करते, पूरी केस लो पढ़ते बैठते, पूरी केस लो पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है बच्चों। अब यहाँ पे ना एक जगह पे क्वेश्चन पूछा था कि गिव रेफरेंस टू द केस लॉ, एक केस लॉ का रेफरेंस दीजिए इसके रिगार्डेड। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते, तो आपको कभी भी याद रखना बच्चों, डायरेक्ट आपको ये नहीं पूछेंगे कि भाई साहब केस में क्या हुआ है, दे ऑलवेज आस्क अबाउट द रेफरेंस फॉर द केस लॉ। मैंने अंडरलाइन किया था, ठीक है, वो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, बट मैं आपको बताता हूँ कि रेफरेंस की आपको याद करना है। अभी ये रेफरेंस क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा है रेडियो एंड अप्लायंसेस कंपनी वर्सेस एम खड़ग 1986। क्या कहता है बच्चों ये, आफ्टर अमलगमेशन, अमलगमेशन होने के बाद क्या होता, ट्रांसफर कंपनी आइडेंटिटी एंड्स। मैंने क्या बोला था, जो ट्रांसफर कंपनी वो खत्म हो जाएगी, एक कंपनी खत्म हो जाएगी, ट्रांसफर कंपनी गेट द न्यू स्टेटस, ट्रांसफर कंपनी को नया स्टेटस मिल जाएगा। टू कंपनीज कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर और ज्वाइंटली लाइबल, दो कंपनी साथ में नहीं हो सकती, एक कंपनी बन सकती है। तो आप ज्वाइंट कंपनी को पार्टनर्स नहीं कह सकते। तो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था ना वो सेम था। अगर टाटा कंपनी रिलायंस कंपनी में चली जाती है तो इसका मतलब टाटा कंपनी बन जाएगी ट्रांसफर,
एंड ट्रांसफर कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा एंड रिलायंस कंपनी को नया स्टेटस मिल जाएगा। दैट इज अमलगमेशन। और एग्जाम में क्वेश्चन आया तो रेफरेंस दे दीजिए। रेफरेंस किसका दे दीजिए? वही तो मैंने दिया था एग्जाम, जनरल रेडियो एंड अप्लायंसेस कंपनी वर्सेस खड़े। इसका रेफरेंस दे देना कि अमलगमेशन का इफेक्ट क्या होता है। समझा क्या आकाश? सबको समझा? ऑनलाइन में जितने बच्चे, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से यस मैसेज कीजिए इन द चैट बॉक्स। चलिए अब आइए नेक्स्ट बच्चों, जुडिशियल डिक्शनरीज में, मतलब जुडिशियल डिक्शनरी में क्या क्या डेफिनेशन दिया है इसका। तो देखिए इसका डेफिनेशन जो दिया है बच्चों, इसे कहते हैं कि ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब दो कंपनी का ब्लेंड होना, एक साथ आना। ब्लेंडिंग ऑफ टू और मोर कंपनीज या कंसर्न्स इनटू वन इफ कंपनीज रिटेन सेपरेट एंटिटी, नो अमलगमेशन। मतलब दो कंपनी साथ में आने के बावजूद भी उन कंपनी का नाम एग्जिस्टेंस में है, मतलब आज भी वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो वो अमलगमेशन नहीं है सर। मतलब आप समझिए, टाटा कंपनी अगर रिलायंस कंपनी के साथ जाती है, अमलगमेशन होती है, बट उसके बाद भी अगर टाटा का नाम मार्केट में रहता है एंड रिलायंस का नाम मार्केट में रहता है, तो उसे अमलगमेशन नहीं कहेंगे। तो अमलगमेशन का मतलब क्या है? सिंपल बच्चों, किसी एक कंपनी का आइडेंटिटी को एग्जिट करना पड़ेगा, उसका नामो निशान मिटाना पड़ेगा, तभी वो अमलगमेशन माना जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल बताया। अमलगमेशन मतलब क्या कहा बच्चों यहाँ पे? सिंपल कि ब्लेंडिंग ऑफ टू और मोर कंपनीज। एक कंपनी अगर अपनी आइडेंटिटी रिटेन करती है, मेंटेन करती है, तो अमलगमेशन नहीं है। तो देखिए अमलगमेशन इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ कंपनीज। कंपनीज एक्ट के अंडर कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ कंपनीज एक्ट के अंडर क्या बच्चों? प्रोसीजर है। कंपनीज एक्ट के अंडर क्या मेंशन किया है? ओनली प्रोसीजर मेंशन किया है। तो अपन वो धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। और एक आपके लिए केस लॉ का रेफरेंस दिया। देखिए मैंने 2-3 केस लॉ के रेफरेंस दिया आपके लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक केस आप याद कर सकते हो, पूरे केस लॉ याद करने की जरूरत नहीं है। और एक केस लॉ है महागुन रिटरेस। अब ये महागुन रिटरेस में क्या बोला है कि देखिए अमलगमेशन इज इक्वल टू वाइंडिंग अप। मतलब क्या बोला है? ट्रांसफर एंटिटी सीजेस। ऑब्वियस बात है, जो ट्रांसफर करने वाला है वो खत्म होने वाला है, मतलब वाइंड अप होने वाला है। वाइंड अप सीजेस बट बिजनेस कंटिन्यू इन अ ट्रांसफर की कंपनी। मतलब टाटा का बिजनेस कौन कंटिन्यू करने वाला है? रिलायंस कंपनी कंटिन्यू वाली है। तो इसका मतलब ये कंपनी बंद होने वाली है। कॉर्पोरेट शेल डिस्ट्रॉय बट द वेंचर्स सर्वाइव। कॉर्पोरेट शेल मतलब एक कंपनी का जो कॉर्पोरेट लीगल सेपरेट एंटिटी था ना, आपने जो पढ़ा था एग्जीक्यूटिव में कि सेपरेट लीगल एंटिटी, वो एक कंपनी का स्टेटस खत्म हो जाएगा। कोर्ट एग्जामिन वेदर अ सक्सेसर एग्जिस्ट हु बियर्स असेट एंड लायबिलिटीज आफ्टर अमलगमेशन। असेसमेंट प्रोसीडिंग डू नॉट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट। अब इसका मतलब क्या? ध्यान सुनना बच्चों। देखिए टाटा कंपनी ने अपने असेट को ट्रांसफर कर दिया। अभी देखिए टाटा कंपनी जब अपने असेट को ट्रांसफर करती है रिलायंस कंपनी को, तो उसके साथ साथ उसकी लायबिलिटी भी ट्रांसफर होती है बच्चों। क्या ट्रांसफर होती है? उसकी लायबिलिटी भी ट्रांसफर होती है। तो इसका मतलब टाटा कंपनी की असेट, लायबिलिटीज सब कुछ ट्रांसफर होगी, रिलायंस कंपनी में ट्रांसफर होगी। सो इसका मतलब यहाँ पे जो टाटा कंपनी है, ट्रांसफर कंपनी है, वो क्या हो जाएगी? वो वाइंड अप हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? वाइंडिंग अप हो जाएगी। इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। एंड यहाँ पे किसको एग्जिस्टेंस मिल जाएगा? ट्रांसफर की कंपनी बन जाएगी आपकी न्यू कंपनी। एंड इसी डेफिनेशन को अपन कहेंगे अमलगमेशन। कितना इजी मुझे बताइए। फालतू में आप टेंशन लेते हो कि सर सीएस प्रोफेशनल बहुत डिफिकल्ट है। मैंने तो अभी आपके सामने डेफिनेशन बना दी। अमलगमेशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपनीज एंड द वन कंपनीज आइडेंटिटी इज एग्जिट एंड टू क्रिएट अ न्यू कंपनी, इट इज अ अमलगमेशन। एक कंपनी एग्जिट कर लेती है, दूसरी कंपनी आ जाती है। कितना इजी मुझे बताइए। आप टेंशन बहुत लेते हो। और केस हुआ डाल दीजिए, कोई भी केस हुआ। अब हर केस हुआ में सेम ही बताया, ट्रांसफर कंपनी खत्म हो जाएगी, ट्रांसफर कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। या हर केस हुआ में सिर्फ केस हुआ का नाम लिखिए, बाकी अपने पास सब पॉइंट्स याद है। चलिए देखिए नेक्स्ट बच्चों, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, मतलब हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, तो हिस्ट्री में ये क्यों आया, मतलब क्या था रीज़न। अभी एग्जाम में नहीं पूछते ये, बट ये सिर्फ आपको थोड़ा पढ़ने के लिए दिया है कि क्या हुआ करता था पहले, क्यों ये सब कुछ चीज़ें हुई। देखिए बच्चों, में एक सिंपल चीज़ बताओ। इंडिया में क्या हुआ पहले 1969 में, ये था
अभी एमआरटीपी एक्ट क्या था पता है आपको? कोई बता सकता है एमआरटीपी एक्ट? ये बेसिकली बच्चों ना रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब ये ना जो आप बिजनेस करते हो ना उसको बहुत रिस्ट्रिक्ट करता था। ये एक्ट पास किया गया था उन्होंने, एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट इज बेसिकली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। आपकी जो बिजनेस था, जो प्रोफेशन था, उसको रिस्ट्रिक्ट करता था, मतलब आप बिजनेस नहीं कर पाते थे, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। मैं बात करूँ 1969 की, तो उस टाइम पे अपने ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। तो आप कभी अमलगमेशन नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, बहुत सारा बर्डन था उस टाइम पे। बट फिर 1988 की बात करूँ तो 1988 में बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए। मतलब जैसे नॉन रेसिडेंट इंडियन भी आने लगे, जिन्होंने इंडिया में आके कंपनीज के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया, इंडिया में आके इंडियन कंपनीज को परचेस करने के लिए स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत कुछ इशू होने लगा बाद में, 1969 के बाद में। इज अमलगमेशन एंड वाइंडिंग अप इज सेम आकाश? द कंसेप्ट ऑफ मतलब जो दोनों कंसेप्ट है वो अलग है। बिकॉज सी अमलगमेशन में एक कंपनी बंद होती है, दूसरी कंपनी फॉर्म होती है। वाइंडिंग अप का मतलब होता है एक ही कंपनी बंद होगी। देखिए सुनो, अब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर अमलगमेशन एंड वाइंडिंग अप आर बोथ द सेम, तो मैं इसको ऐसा बोलूंगा, दिस इज नॉट द सेम। बिकॉज देखिए, वाइंडिंग अप इज वेरी स्मॉल पार्ट, मतलब अमलगमेशन इंक्लूड द वाइंडिंग अप। अमलगमेशन के डेफिनेशन में वाइंडिंग अप आता है, क्योंकि अमलगमेशन में क्या होता है, ए कंपनी बी कंपनी में मर्ज हो जाती है, इसका मतलब ए कंपनी क्या हो जाएंगी, वाइंडिंग अप। सो वी कैनॉट से दैट कि अमलगमेशन का मतलब ये वाइंडिंग अप होता है, नो। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। उस प्रोसेस में से एक स्टेप है कि वाइंडिंग अप एक कंपनी का होता है। कौन सी कंपनी का होता है? ट्रांसफर कंपनी का होता है। एंड ट्रांसफर की कंपनी गेट द न्यू स्टेटस। यस, एमआरटीपी एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द कंपटीशन एक्ट। ठीक है, तो ये समझे, अमलगमेशन एंड वाइंडिंग अप बोथ आर द डिफरेंट कंसेप्ट, बट वाइंडिंग अप इज अ पार्ट ऑफ द अमलगमेशन। ठीक है, चलिए 1988 के बाद मैंने बोला आपको कि फॉरेनर्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था इंडिया में। फिर 1991 में आपको देखिए बहुत सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आए, लिबरलाइजेशन लेके आए, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया बहुत आगे बढ़ने लगा, तो वो सब चीज़ें आ गई। अब ये ज़रूरत क्यों थी, क्या चीज़ें थी, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका मोटिव क्या है, मतलब क्या मोटिव है सर ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करने का या चेंजेस करने का, क्या मोटिव हो सकता है, क्या पीछे इसका स्कोप हो सकता है। देखिए बच्चों, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, कोई भी एक कंपनी अगर मेहनत करेगी ना, तो उसको बहुत टाइम लगेगा बहुत बड़ा प्रॉफिट अचीव करने के लिए। वही कंपनी किसी और के साथ मिलकर अगर काम करेगी ना, तो वो एफर्ट्स कम हो जाएंगे, वो कॉस्ट कम हो सकती है। तो ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर क्यों करना? बिकॉज ऑफ टू रिड्यूस द रिस्क फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूँ, टू इंक्रीज द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। टाटा के पास मशीन्स है, मेरे पास पैसा है, तो दोनों मिलकर अच्छे काम कर सकते हैं। सर मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द असेट, आपका नाम मेरे मेरे मशीन्स पे टाटा का नाम लग जाएगा, तो मुझे और वैल्यू मिल सकता है मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में बेनिफिट मिल सकता है, कंपटीशन खत्म हो सकता है। तो ये बेनिफिट मुझे मिल सकता है इन केस ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट। अगर मैं बात करूँ अदर्स की, अदर क्या बेनिफिट हो सकता है, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, मतलब कोई टाटा के मैनेजर्स हो सकते हैं, वो मुझे मिल सकते हैं, टाटा के मैनेजर्स, टाटा का डायरेक्शन मुझे मिल सकता है, टाटा का एक्सपीरियंस मुझे काम आ सकता है। तो बहुत सारे बेनिफिट इसमें मिल सकते हैं आपको। सो दैट आर द अदर बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी बैंक हो चुकी है, तो वो बाकी कंपनी टाटा कंपनी पैसे दे सकती है। तो जनरली देखिए बच्चों, ऐसे कौन सी दो कंपनी साथ में आ सकते हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना, एक कंपनी अगर सिक कंपनी है, सिक मतलब जो फाइनेंशियली वीक है, तो कोई सिक कंपनी हो सकती है जो फाइनेंशियली वीक है, एंड कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, तो दोनों साथ में आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके पास जो फाइनेंशियली सिक है उसको पैसा मिल जाएगा, एंड जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है उसको इस कंपनी के मशीन्स मिल जाएंगे यूज़ करने के लिए, आइडिया मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो इसलिए ऐसे दो लोग साथ में आते हैं, दैट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। सी कंपनी इज नथिंग बट द फाइनेंशियली वीक कंपनी, जिनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, 2-3 साल से एक प्रॉफिट नहीं होता है। तो जैसे अभी तो आप लोग ना आईबीसी पढ़ते हो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो कुछ साल पहले एक एक्ट था इंडिया में, सिक करके, मतलब वो ये था सार्फेसी एक्ट था। तो उसमें सिक कंपनी कहते थे, सिक कंपनी बेसिकली लॉस मेकिंग कंपनी, जो प्रॉफिट ही नहीं कमाते। तो ऐसे कंपनी को फिर क्या ऑप्शन होता था? देखिए जनरली क्या होता है, सिक कंपनी जो होती है बच्चों,
अब इनके पास ना प्रॉफिट नहीं होता, ये मतलब ये लॉस में होता है। अब इनके पास ऑप्शन क्या है, इनके पास एक ही ऑप्शन है, कंपनी को क्या कर दीजिए, वाइंड अप कर दीजिए, वाइंडिंग अप कर दीजिए, बंद कर दीजिए। बट लॉ क्या कहता है कि आप बंद तो करने वाले ना, एक बार ट्राई करके देखिए, क्योंकि आप अगर बंद कर दोगे तो शायद अपना जीडीपी डाउन हो सकता है, अपना एम्प्लॉयमेंट कम हो सकता है ना, बेरोजगारी बढ़ेगी मार्केट में, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा। तो गवर्नमेंट क्या कहता है कि बंद करने से पहले आप क्या कीजिए, कंपनी को रिस्ट्रक्चर कीजिए। एंड रिस्ट्रक्चर का मतलब क्या सर, आप अमलगमेशन कीजिए, किसी कंपनी के साथ आप जाके स्ट्रैटेजी बनाइए, या फॉर एग्जांपल आप किसी और कंपनी के साथ मर्ज कर दीजिए, जॉइंट वेंचर कर दीजिए। तो दैट आर द बेनिफिट, क्या आप ये कर सकते हो। तो ये होता है सी कंपनी के पास ऑप्शंस। तो वाइंड अप तो करना ही है अल्टीमेट, वो अपना लास्ट पार्ट है सिलेबस का, पार्ट 3 वाइंड अप। उसके बाद अपन ट्राई करेंगे कि जो डूबती हुई कंपनी को बचाने की कोशिश करेंगे। समझे सबको? यस, स्क्रूटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये पहले एक्ट था। अब देखिए सबसे अच्छे बस टाइप देखेंगे इसमें, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्चर, एक्सक्यूज मी। अभी अपन देखने वाले कि कितने टाइप्स का रिस्ट्रक्चर होता है, मतलब कितने टाइप्स का रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, 4 टाइप के रिस्ट्रक्चरिंग हो सकते हैं किसी भी कंपनी में। तो पहला होगा फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, सेकंड होगा आपका मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग, थर्ड होगा ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, एंड फोर्थ होगा टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग। अभी आपके कंपनी को रीडिज़ाइन करना है, आपकी कंपनी की स्ट्रैटेजी को चेंज करना है। कौन से पर्सपेक्टिव से आप चेंज कर सकते हो, तो ये 4 मेथड है टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग के। तो उसमें अपन पहला देखेंगे फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। कंपनी का जो कैपिटल है उसको अपन रिस्ट्रक्चर करने वाले, कंपनी की जो पोजीशन है उसको अपन रिस्ट्रक्चर करने वाले। तो ये अपन इसके अंदर देखने वाले बच्चों, ठीक है। तो आज अपन पहला टाइप देखेंगे फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। देखिए बच्चों, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है आपके कैपिटल को रिस्ट्रक्चर करना। कैसे रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, आप नया फाइनेंस रेज कर सकते हो फॉर न्यू प्रोजेक्ट। मतलब जैसे कंपनी आज तक जो बिजनेस करते आ रही है, अब नया बिजनेस करना चाहिए कंपनी में, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए फाइनेंस चाहिए। तो हेल्प्स अ फर्म रिसीव फ्रॉम अ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस विदाउट गोइंग इनटू अ लिक्विडेशन। इसका मतलब क्या बच्चों, कि आपकी कंपनी वन डे जाने में अच्छा है, उससे अच्छा आप पैसा रेज कीजिए। देखिए कंपनी, अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक सिचुएशन देगा, एग्जाम में ऐसे केस आते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल ABC कंपनी है, ABC लिमिटेड। अब इनको ना 5 साल से लॉस हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, 5 साल से लॉस हो रहा है। अब इनका जो जो बिजनेस है, जो ये बिजनेस करते आ रहे स्टार्टिंग से, इस बिजनेस की वजह से इनको लॉस होता है। तो ABC लिमिटेड इज गेटिंग द लॉसेस बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस एक्टिविटी। अब मुझे बताइए जनरल कंपनी क्या स्ट्रैटेजी कर सकती है कि भाई साहब 5 साल से लॉस है, तो कंपनी क्या स्टेप लेगा कि हम सीधा क्या कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। वाइंड अप करने के पहले आप क्या कीजिए, आप नया प्रोजेक्ट कीजिए ना सर, एक बार ट्राई तो कीजिए नया प्रोजेक्ट। फिर नया प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या चाहिए, न्यू फाइनेंस चाहिए, नया पैसा चाहिए आपको। और यही फाइनेंस आप रेज कैसे करोगे, उसे ही अपन क्या कहेंगे, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कहेंगे। आर यू अंडरस्टैंड व्हाई कंपनी आर डूइंग द फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग? बिकॉज पैसा आने का दूसरा ऑप्शन क्या है, वाइंड अप। वाइंड अप में क्या होगा, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब क्या होगा सर, आपके एसेट को बेचा जाएगा, कंपनी की एसेट के बेच के फिर पैसा आएगा। वो तो लास्ट ऑप्शन है ना सर, पहले आप ट्राई तो कीजिए, एक बार रिस्ट्रक्चर तो कर दीजिए, कंपनी को चेंज तो करके देखिए। सो दैट इज फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। और फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर क्यों करना चाहिए बच्चों, व्हाट आर द रीजंस? तो सबसे ये फर्स्ट, आपकी कंपनी का बहुत पुअर परफॉर्मेंस है, या तो कंपटीशन बहुत है मार्केट में, आप नहीं चल पा रहे हो, बहुत कंपटीशन हो चुका है मार्केट में, आपका शेयर लॉस हो चुका है। पहले लोग आपके प्रोडक्ट्स लेते थे, आपका मार्केट में पहले होल्ड था 25%, अब 1% पे आ चुका है। अब मार्केट में बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, आप उसमें ट्राई कीजिए, नई अपॉर्चुनिटीज में। सो दैट इज द रीजन कि आप क्या कर सकते हो, रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। सो रिस्ट्रक्चरिंग में क्या कर सकते हो, आप इक्विटी भी कर सकते हो रिस्ट्रक्चर, या डेप्ट रिस्ट्रक्चर कर सकते हो। इक्विटी मतलब सर आप और इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो, क्योंकि पैसा तभी आएगा ना जब आप शेयर्स इशू करोगे। बायबैक तो उल्टा हो जाएगा ना, बायबैक में तो कंपनी के पैसे खुद जेब से चले जाएंगे।
बट इफ यू आर इशूइंग द शेयर्स टू द मार्केट तो आपको पैसा आएगा। तो आप इक्विटी रिस्ट्रक्चर कर सकते हो या तो डेप्ट रिस्ट्रक्चर कर सकते हो। डेप्ट मतलब आप बैंक से लोन ले सकते हो। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मार्केट में शेयर्स को इशू कीजिए, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को यूटिलाइज कीजिए, वो भी चलेगा सर, उसे रिस्ट्रक्चरिंग कहा जाएगा। इक्विटी में क्या होगा, बाय बैक ऑफ शेयर्स, अपने शेयर्स को वापस खरीद लीजिए, बट उसके लिए आपके पास पैसा चाहिए। या तो आप अल्टरेशन ऑफ कैपिटल कर सकते हो, कैपिटल को कम कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। अल्टरेशन ऑफ कैपिटल कैसे करना है, बाय चेंजेस इन एमओए चेंज करना पड़ेगा आपको। रिडक्शन ऑफ कैपिटल भी करना पड़ेगा आपको, कैपिटल को आप कम भी कर सकते हो, कंसोलिडेशन भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो कैपिटल को, आपके पास ऑप्शन है इक्विटी में। तो बाय बैक करना, अल्टर करना, रिडक्शन करना, आपके पास ऑप्शन है। डेब्ट में क्या हो सकता है सर, डेब्ट में आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ले सकते हो, बड़े बड़े लोन ले सकते हो, या आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हो लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड बोरिंग। अनसिक्योर्ड मतलब देखिए, जो लोन आपने लिया है उसको कोई असेट नहीं दिया है, कोई सिक्योरिटी नहीं दिया है, तो वैसे अनसिक्योर्ड जो आपने लोन लिया है उसको आप रिस्ट्रक्चर कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, कम कर दीजिए। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को चेंज कर दीजिए, बढ़ा भी सकते हो, कम कर सकते हो। तो बच्चों, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग इज नथिंग बट द टू चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। एग्जाम में सिंपल वर्ड से आंसर आना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, तो इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग इट इज नथिंग बट द टू चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। How can we change the financial position of the company? We have two concept. One is equity restructuring या debt restructuring. Equity restructuring में आप बायबैक कर सकते हो, या तो अल्टर कर सकते हो कैपिटल को, या तो रिडक्शन कर सकते हो। बट इन केस ऑफ अगर मैं बात करूँ डेप्ट की, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को आप चेंज कर सकते हो। सो दैट इज फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। ये समझा सबको? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू हु आर प्रेजेंट इन द क्लास? सो फर्स्ट मेथड समझा आपको, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर करना मतलब क्या चेंज करना कंपनी में, एंड ये चेंज कब करने का, जब कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, जब कंपनी के पास कंपटीशन में बहुत शेयर्स कम हो, लॉस में है, तो ऐसे टाइम पे आप कर सकते हो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको ये डाउट्स क्लियर है फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का? यस, ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग सब लोग अच्छा आंसर देते हो, ऐसे ही आप पार्टिसिपेट करना, ठीक है? और मैं आपको गारंटी दूंगा, अपने इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं दिमाग में घुसा के देता हूँ, 10 बार याद होगा। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग मतलब सर ने बताया था यार, टू चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। उसमें दो आता है, इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग एंड डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग। इक्विटी में आता है बाय बैक, अल्टरेशन, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। फिर डेप्ट में बोला था सर ने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग को रिस्ट्रक्चर करना। खत्म। क्या क्या लगता है CS प्रोफेशन इतना डिफिकल्ट है? मुझे तो 60+ मार्क्स। आप सोचिए, ऐसी पॉइंट्स रेडी होनी चाहिए, कंसेप्ट रेडी होनी चाहिए। मॉडल पढ़ के भी होता नहीं बच्चों का। सोचिए आप, कितना सिस्टमेटिक नोट्स मैंने बनाया आपके लिए, और भी मैंने फोटोज वीटोज सब डाला है। बच्चे क्या करते पता है क्या, एग्जाम के पहले मॉडल पढ़ते हैं एंड एग्जाम के दिन दूसरी नोट्स पढ़ते हैं। फिर क्या फ़ायदा उसका? आप अलग अलग नोट्स पढ़ रहे हो। स्टार्टिंग से अपनी आदत होनी चाहिए, यही नोट्स में पूरे एग्जाम होने तक इसको यूज़ करूँगा, सेम नोट्स को 10 बार 15 बार, भाई साहब ऐसा होना चाहिए। चलिए, अभी सेकंड टाइप पे आएंगे बच्चों, दैट इज मार्केट एंड टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग। अब सब मार्केट को रिस्ट्रक्चर करना है। मार्केट को रिस्ट्रक्चर करना मतलब बेसिकली आपके प्रोडक्ट्स जो है बेसिकली उसको रीचेंज करना। क्या लिखा है, मार्केट रिसर्च इन्वॉल्व्स अ डिसीजन जनरेट रिगार्डिंग products market segment in which the company plans to operate. The decision are based on the company's core competency. मतलब कंपनी की कॉम्पिटेंसी क्या है, कंपनी की कैपेबिलिटी क्या है, उसके बेसिस पे डिसीजन जाएगा। क्योंकि कंपनी वो प्रोडक्शन कर सकती है क्या, उसके बेसिस पे अपनी को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग। सर टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या होगा कि अपने को अभी नया टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा सर, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और जो एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी एफर्ट कर सकता है। सो नाउ वी हैव द चांस टू चेंज द कंपनी इन अ टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था कि कंपनी सिर्फ क्या करती थी, ऑफलाइन प्रमोशन करती थी। नाउ डेज वी हैव टू प्रमोट द कंपनी ऑन सोशल मीडिया एज वेल। सो अपने को कुछ चेंज करना पड़ेगा, अपने को वॉइस मैसेज भेजने पड़ेंगे। पहले मैसेज भेजते थे लोग, टेक्स्ट मैसेज। आजकल आप फ़ोन उठाओ, कंपनी का फ़ोन में वॉइस मैसेज भी आता है। सो दैट इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्टिंग बाय द डिफरेंट कंपनीज।
So right now we also change our technological perspective, and so that is the reason that is a technological restructuring. Means when new technologies develop and that change the way in an industry operate, this restructuring typically affect the employees. ऑब्वियस बात है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के पास ट्रेनिंग नहीं है, पुराने एम्प्लॉयज़ है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, न्यू ट्रेनिंग देना पड़ेगा, आपको किसी को निकालना भी पड़ेगा. अभी टीसीएस में बहुत सारी कंपनीज में एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया चैट जीपीटी की वजह से, बहुत सारे एआई की वजह से. सो दैट मे बी अफेक्ट ऑन द एम्प्लॉयज़. It may also involve the alliance with the third party possessing the technical knowledge and resources. Example, TCS. TCS has initiated restructuring the process focusing on the three core areas: cloud, agile, and auto formation. Their restructuring plans cover the multiple aspects: manufacturing capacity, product restructuring. अब TCS क्या करता है ना, TCS भी restructure करता है अपने plans को. तो मुझे एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, अगर आप कोई कंपनी बिजनेस करती है एंड उस बिजनेस में टेक्नोलॉजी नहीं है तो बिजनेस नहीं कर पाएगी, लॉस में चली जाएगी. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जोमेटो है. जोमेटो क्यों आया? क्योंकि आप जो बिजनेस ट्रेडिशन से करते आ रहे हो पुराने ज़माने से, उसको ऑनलाइन में कैसे जनरेट करना वो जोमेटो ने सिखाया. तो जोमेटो ने जो टेक्नोलॉजी लॉन्च किया उसने आपको अडॉप्ट किया. सो दैट इज टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग. वो क्यों किया आपने? बिकॉज टू आइडेंटिफाई द मार्केट. बट इसका इम्पैक्ट आपके एम्प्लॉयज़ भी हो सकता है, बिकॉज मेरे एम्प्लॉय को तो पता ही नहीं है कि जोमेटो पे कैसे रजिस्टर करना है, कैसे लॉग इन करना है, कैसे ऑर्डर को लेना है. तो इसके केस में किसी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को निकाल भी सकते हो, उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हो. तो ये इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर हो सकता है इन केस ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग. तो उसमें आप टीसीएस पे फोकस कर सकते हो कि टीसीएस अपने इसमें बहुत सारा रिस्ट्रक्चरिंग करता रहता है. अगर उनका देखा जाए तो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग भी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, एम्प्लॉयज़ को निकाल देना, नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना, ऑर्गेनाइजेशनल भी रिस्ट्रक्चर हो सकता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, परचेसिंग रिस्ट्रक्चरिंग, मैनेजमेंट रिस्ट्रक्चरिंग. ये सब एग्जाम्पल्स दे कि आप ये एग्जाम्पल मतलब रिस्ट्रक्चरिंग के बन सकते हैं. ठीक है. तो और एक एग्जाम्पल दिया मैंने डिज्नी का. अब देखिए टीसीएस का भी दिया, डिज्नी का भी दिया, आप कोई भी एक दे सकते हो एग्जाम्पल, और दोनों के सेम कंक्लूजन है. क्या कंक्लूजन सेम? देखिए, सम एम्प्लॉयज लूजिंग देयर जॉब्स, सेम. तो दैट इज द रीजन मैं मॉडल क्यों पढ़ने को अवॉइड करता हूँ कि मॉडल में सेम चीज़ें वापस दिया. एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन है, 15 मार्क का नहीं. तो यहाँ पे भी सेम दिया है, जो ऊपर आपने पढ़ा वो वापस सेम नीचे दिया है. चाहे टीसीएस हो चाहे वो डिज्नी हो, सबका तो कंक्लूजन एक ही है. एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, कोई एम्प्लॉयज चले जाएंगे, नए एम्प्लॉयज़ को लेना पड़ेगा, वही सेम इम्पैक्ट होगा बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग. सर क्या क्या कर सकते हो आप टेक्नोलॉजी रिस्ट्रक्चरिंग? एक तो जॉइंट वेंचर कर सकते हो. जॉइंट वेंचर मतलब किसी और कंपनी के साथ अपना एक पार्टनरशिप बना सकते हो कि आप मुझे टेक्नोलॉजी देना, मैं आपको पैसा दूंगा. दैट इज जॉइंट वेंचर भी कर सकते हो आप. स्ट्रैटेजिक अलायंस कर सकते हो, मतलब मुझे इस साल 50 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना है, तो आप मेरे साथ स्ट्रैटेजी बना के दीजिए और इस स्ट्रैटेजी अचीव करने के मेरे साथ दीजिए. तो स्ट्रैटेजिक अलायंस भी हो सकता है. स्ट्रैटेजिक अलायंस इज बेसिकली स्पेसिफिक प्रोडक्ट, स्पेसिफिक टारगेट. इट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म पर्पज कि मुझे एक साल में इतना प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका अलायंस चाहिए. दैट इज स्ट्रैटेजिक अलायंस. या फ्रेंचाइज भी दे सकते हो किसी को. अभी तो बहुत सारी जगह पे फ्रेंचाइजिंग हो चुका है कि आप जो करना चाहते हो किसी और को करने दीजिए, आप बैठ के सिर्फ उनको मटेरियल दीजिए, वो मेहनत करता रहेगा. सो दैट आर ऑल्सो ऑप्शंस. तो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा बच्चों? अभी तक आपने 2 टाइप देखा. पहला था फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, दूसरा था बच्चों क्या, मार्केट एंड टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग. तो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग में क्या देखा बच्चों अपन ने? डेप्ट रिस्ट्रक्चर देखा, देन इक्विटी रिस्ट्रक्चर देखा. इसमें अपन ने क्या देखा बच्चों? इसमें अपन ने देखा था कि इसमें भी आप रिस्ट्रक्चर कैसे कर सकते हो, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हो, एम्प्लॉयज़ को री ऑफ कर सकते हो, निकाल सकते हो, नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे सकते हो. इसके एग्जाम्पल क्या है? ज्वाइंट वेंचर कर सकते हो, किसी के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस कर सकते हो, या अपनी फ्रेंचाइजी किसी को दे सकते हो. सो दैट इज द ऑप्शन वी हैव. समझा क्या आप लोग? तो ये था अपना सेकेंड रिस्ट्रक्चरिंग, दैट इज टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग. तो जब भी आप एग्जाम में कोई भी आंसर लिखते हो तो मेक श्योर दैट इट शुड बी अ डिप्लोमेटिक आंसर. डिप्लोमेटिक मतलब जैसे टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग इज गुड फॉर द कंपनी, is good for the company to achieve the target. It may reduce the cost, but it also may impact on the employees. Some employees get the layoff and new employees may be hired. नए एम्प्लॉय को हायर किया जाएगा, कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाएगा, ये भी इम्पैक्ट हो सकता है. सो वी ऑल्सो गिव अ डिप्लोमेटिक आंसर व्हाइल यू आर गिविंग द स्टेटमेंट अबाउट द रिस्ट्रक्चरिंग. समझा? 2 टाइप अपन ने पढ़े, वो याद रहेंगे आज के आज.
थर्ड अपन बात करेंगे बच्चों, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग। अब ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चर इज नथिंग बट द इंटरनल रिस्ट्रक्चर। ये किसकी बात करता है? इंटरनल। देखिए मैंने हाईलाइट भी किया है, मैंने बोल्ड भी किया नोट्स में, तो आपको कोई अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई बोल्ड करने की जरूरत नहीं है। मैंने नोट्स में पूरा हाईलाइट बोल्ड सब करके दिया आपको, फोटोज वीटोज कोई करने की जरूरत नहीं आपको। तो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बच्चों? एस्टेब्लिशिंग इंटरनल स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर। इंटरनल आप कुछ चेंज करना चाहते हो या कुछ ऐसा चेंजेस करना चाहते हो, इट रिक्वायर्स द कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉइज एट ऑल द लेवल्स। मतलब जो एम्प्लॉइज होंगे ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनका कोऑपरेशन चाहिए, बिकॉज उन्होंने वो अडॉप्ट करना चाहिए चेंजेस को, नहीं तो वो डिनाई कर देंगे, स्ट्राइक पे आ जाएंगे, प्रोटेस्ट कर देंगे। तो क्या लिखा है? सम कंपनी शिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू एक्सपांड एंड क्रिएट न्यू डिपार्टमेंट फॉर सर्विंग ग्रोइंग मार्केट। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए अभी फॉर एग्जाम्पल कई कई जगह पे ना यूनिटरी सिस्टम होता है। यूनिटरी सिस्टम मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक बॉस होगा, उसके अंडर एक बॉस, उसके अंडर एक एम्प्लॉय, उसके अंडर एक एम्प्लॉय, तो दैट इज यूनिटरी। अब यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इट टेक्स सो मच टाइम टू पास द डिसीजन, बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़ी चेन है। अगर मैं बात करूँ हॉरिजॉन्टल लेवल की, तो कई कई जगह पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे काम करते हैं, मतलब जहाँ पे सेम लेवल पे लोग काम करते हैं, तो यहाँ पे ना बहुत जल्दी डिसीजन पास होता है। इट टेक्स वेरी फ्यू टाइम टू पास द डिसीजन, बहुत कम टाइम लगता है, फ्यू टाइम टू पास द डिसीजन, ये भी होता है। सो अगर आपकी कंपनी को मतलब इंटरनली चेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, तो इस केस में अगर आप यहाँ से यहाँ आना चाहते हो इस पोजीशन पे, या यहाँ से इस पोजीशन में जाते हो, तो एम्प्लॉय को भी बताना चाहिए, एम्प्लॉय ने वो अडॉप्ट करना चाहिए, एम्प्लॉय ने वो कोऑपरेट करना चाहिए। बिकॉज कल जाके जो मेरा एम्प्लॉय था वो बॉस बनने वाला है, मेरा बॉस मेरा एम्प्लॉय बनने वाला है, तो कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। सो दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस इज नथिंग बट द इंटरनल चेंजेस विच में अफेक्ट द एम्प्लॉइज। सो इट रिक्वायर द एम्प्लॉइज कोऑपरेशन। यस और नो? तो आप एम्प्लॉइज कोऑपरेशन, आप शिफ्ट चेंज करना चाहते हो एम्प्लॉइज के, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हो, डाउन साइज या एलिमिनेट डिपार्टमेंट्स, कोई डिपार्टमेंट्स आप कम करना चाहते हो। यस और नो? तो कोई भी अगर आप कंपनी में चेंजेस करना चाहते हो, तो दैट शुड मेक ऑलवेज टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉइज। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वैट का डिपार्टमेंट था, सर्विस टैक्स का डिपार्टमेंट था, अब जीएसटी का डिपार्टमेंट लगाना पड़ेगा, बिकॉज अभी जीएसटी आ चुका है, तो आपकी एक डिपार्टमेंट कम हो जाएगा, जीएसटी का नया डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो जो पहले ओल्ड टैक्स में काम करता था वो चला जाएगा, जीएसटी में काम करने वाला आ जाएगा। सो दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, इसके लिए आपको कौन से लॉ देखने पड़ेंगे? मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको ये सब कुछ लॉ देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों चैप्टर जो बात कर रहा है बच्चों, चैप्टर 25 क्या कहता है? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशंस। तो ये यहाँ पे बात कर कि कैसे प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे प्रोसेस दिया है, 230 क्या कहता है, 231 क्या कहता है, 232 क्या कहता है, ये यहाँ पे प्रोसेस जो अपन डिटेल में पढ़ने वाले चैप्टर में। बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि सेक्शन 230 क्या कहता है? पावर टू कॉम्प्रोमाइज और मेक अरेंजमेंट विथ क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स। अरेंजमेंट मतलब यू आर डूइंग ए कॉम्प्रोमाइज, मतलब जब कंपनी के पास पैसा नहीं देने के लिए क्रेडिटर्स को, तो कंपनी क्रेडिटर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है, अरेंजमेंट करना चाहती है, कम पैसे पे सेटिस्फाइड होना चाहती है, तो दैट कम्स अंडर द सेक्शन 230। तो ये किसके पास पावर है? ट्रिब्यूनल के पास पावर है। तो ये अपन पढ़ने वाले चैप्टर में इन डिटेल में प्रोसेस कि फास्ट ट्रैक मर्जर क्या होता है, फिर इसको क्रॉस बॉर्डर मर्जर क्या होता है, मतलब कोई फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के साथ मर्ज होना चाहती है, एक साथ आना चाहती है, तो दैट इज क्रॉस बॉर्डर मर्जर माना जाएगा। तो ये पूरा अपन ये चैप्टर में देखने वाले। तो ये एक डायग्राम दिया आपको कि अपन कैसे पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले। तो ये सिर्फ मैंने यहाँ पे एक एडिशनल डाला है। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पे बोला है कि मीनिंग ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टूल्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, अभी तक अपन ने कितने टाइप्स देखे बच्चों? यहाँ पे सबको याद होगा ना? ये कोई किसी को डाउट तो नहीं इसके अंदर? फाइनेंशियल, मार्केट, ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल, सबको चारों ये आ जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, तो रिस्ट्रक्चरिंग इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ redesigning the aspect of the company. So we have the 4 types of restructuring. One is financial, in financial debt and equity, then market, then organizational, then फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल। तो ये 4 एस्पेक्ट है जो अपन क्या कर सकते हैं? रिस्ट्रक्चर कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये एग्जाम में आ सकता है, 4-5 मार्क ही आ सकता है।
तो प्लीज़ इसका एक ये नोट्स ना एक बार पढ़ लेना आप लोग, ये नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, इसका PDF आ जाएगा, तो एक बार इसको पढ़ लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मर्जर एंड अमलगमेशन, ये अपन ने पढ़ा था। अब मर्जर एंड एक्विजिशन क्या होता है, M&A, दैट इज मर्जर एंड एक्विजिशन। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोला है कि जब ट्रांजैक्शन वेयर द ओनरशिप ऑफ कंपनीज, क्या बोला है, ओनरशिप ऑफ कंपनीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग यूनिट इज ट्रांसफर्ड or combined, they act as an aspect of strategic management. Merger and acquisition allows the enterprises to grow, shrink, change the nature of business. अब ये merger and acquisition का मतलब क्या है, बोथ आर एंड लिखा है, एंड है। मर्ज का मतलब क्या होता है बच्चों, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी में मर्ज हो जाती है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी रिलायंस कंपनी में मर्ज हो गई, तो इसे मर्जर। अमलगमेशन एंड मर्जर में डिफरेंस क्या है कि अमलगमेशन में नई कंपनी फॉर्म होती है, मर्जर में सिर्फ मर्ज होती है, एक कंपनी दूसरे कंपनी के अंडर आ जाती है, दैट इज मर्जर। एक्विजिशन क्या होता है, एक्विजिशन देखिए वन साइडेड होता है, मतलब कोई कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, जिसके शेयर्स खरीद ले लेती है। तो ये अपन पढ़ेंगे डिफरेंस दोनों का क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पहले क्यों किया जाता है बच्चों, ग्रो करने के लिए, श्रिंक करने के लिए और एक्सपांड करने के लिए, बिजनेस चेंज करने के लिए या कॉम्पिटिटिव पोजीशन का फायदा लेने के लिए। बेसिकली ये कंपनी मतलब ये स्ट्रैटेजी यूज करती है। अब ये दोनों का डिफरेंस पहले मैं आपको बताता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड अमलगमेशन, एक्विजिशन। देखिए मर्जर का मतलब क्या होता है, व्हेन टू और मोर कंपनीज कंबाइन इनटू वन एंटिटी, मतलब टाटा कंपनी प्लस रिलायंस कंपनी प्लस और एक कंपनी कौन सी, TCS, ये तीनों कंपनी एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई और सिर्फ TCS कंपनी एक ही कंपनी बच जाएगी, मतलब 3 कंपनीज मर्ज होके एक ही कंपनी हो जाएगी। सो दैट इज मर्जर, दैट इज मर्ज होना, एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ कंपनी कंसोलिडेशन, मतलब कंपनी को कंसोलिडेट कर देना, 3 कंपनी को एक कर दिया। सर एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, वन एंटिटी परचेस अनदर, एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेस कर लेती है। नो न्यू कंपनीज फॉर्म, द एक्वायर्ड कंपनी बिकम द पार्ट ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी। इसमें कोई नई कंपनी बनती नहीं है, जो जिस राजा के पास पैसा है, जिस कंपनी के पास पैसा है, वो कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेती है, एक्विजिशन कर लेती है। तो वो भाई साहब क्या है, इसमें कोई कंपनी बनती नहीं है, कोई नया फॉर्मेशन होता नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, एक्विजिशन। उसे क्या कहेंगे बच्चों, एक्विजिशन कहते हैं। तो एक्विजिशन का मतलब क्या है, टू एक्वायर अनदर कंपनी बाय गिविंग अ मनी। एंड मर्जर का मतलब क्या होता है, 3-4 कंपनी साथ में आके एक कंपनी बनती है, दैट इज मर्जर। ठीक है बच्चों। सर ये मर्जर कैसे होता है, देखिए मर्जर 2 टाइप का हो सकता है। एक तो आप बिजनेस ट्रांसफर कर सकते, सॉरी एक्विजिशन कैसे होता है, कैसे एक्वायर कर सकते हो, आप किसी और का बिजनेस ले सकते हो टेक ओवर, या तो आप उनके शेयर्स परचेस कर सकते हो। जैसे 51% शेयर्स आपके पास आ गए तो कंपनी का कंट्रोल भी आपके पास आ गया। सो यू हैव 2 ऑप्शंस, एक तो बिजनेस ले लीजिए या तो शेयर्स ले लीजिए। सर बिजनेस कैसे ले सकते हो, लमसम पूरा बिजनेस एक साथ ले सकते हो या स्पेसिफिक आइटम भी ले सकते हो, या तो शेयर मतलब सर अनलिस्टेड कंपनी के ले सकते हो या लिस्टेड कंपनी के भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। जॉइंट वेंचर तो आपने बता दिया था मैंने आपको, जॉइंट वेंचर 2 कंपनी जब साथ में आती है, सेम पोजीशन पे होती है, तो उसे जॉइंट वेंचर कहते हैं। मर्जर अमलगमेशन मैंने बता दिया था, टू फॉर्म न्यू कंपनी। डीमर्जर का मतलब क्या होता है, डीमर्जर मतलब एक कंपनी की 2 कंपनी बनना, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी, अब टाटा कंपनी के 2 प्रोजेक्ट है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक सर्विसेज। तो इलेक्ट्रॉनिक्स टाटा अलग बना दीजिए, सर्विसेज अलग बना दीजिए टाटा, तो एक टाटा ने 2 कंपनी बना दी, तो दैट इज डीमर्ज, वापस सेपरेट होना, एक कंपनी के 2 कंपनी होना, दैट इज डीमर्जर। तो इसे आप स्पिन ऑफ भी कह सकते हैं या स्प्लिट भी कह सकते हैं, ये अपन पढ़ेंगे डिटेल में क्या होता है। सो अभी अपन ने सिर्फ, अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा सिर्फ कि मर्जर का मतलब क्या है, एक्विजिशन का मतलब क्या है, तो ध्यान रखना बच्चों। यहाँ पे मैं सिंपल चीज बताता हूँ, मर्जर एंड एक्विजिशन में डिफरेंस क्या है। देखिए मर्जर का मतलब क्या होता है, ए कंपनी बी कंपनी को परचेस करती है, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड ना। मर्जर का मतलब क्या होता है, जब ए प्लस बी एंड सी ये तीनों कंपनी साथ में आके ओनली 1 कंपनी बन जाती है, ओनली 1 एंटिटी बन जाती है, तो उसे माना जाएगा मर्ज, दैट इज कंसोलिडेशन। 3 कंपनी साथ में आके एक कंपनी बन जाती है, दैट इज मर्जर। सर एक्विजिशन का मतलब क्या होता है,
एक्विजिशन का मतलब होता है कि एक कंपनी बी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है। क्या कर लेती है? एक्वायर कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है, इसको परचेस कर लेती है। तो जो बिजनेस था, जो बी के नाम पे बिजनेस था, जो बी के नाम पे शेयर्स थे, वो किसके नाम पे हो जाएंगे? ए के नाम पे हो जाएंगे। सो ए बन जाएगा एक्वायर कंपनी, जिसने एक्वायर्ड किया है। तो यहाँ पे आपका मार्केट में नाम किसका रहेगा? ए का नाम रहेगा। तो यहाँ पे सीधा आप एक्वायर कर लेते हो, कंपनी को टेक ओवर कर लेते हो, कंपनी को परचेस कर लेते हो, कंपनी को खरीद लेते हो। सो दैट इज एक्विजिशन। एक्विजिशन के लिए पैसा बहुत चाहिए होता है कंपनी को खरीदने के लिए। इसमें बहुत पैसा चाहिए होता है एक्विजिशन में, क्योंकि अगर आपके पास पैसा होगा तभी आप किसी को खरीदोगे ना। ये इसमें क्या है, मर्जर में क्या है? मर्जर में पैसा कहाँ लगता है? फॉर एग्जाम्पल ए के पास पैसा नहीं है, ए सीक कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, बी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, सी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, तीनों साथ में आ जाइए, कोई इशू नहीं है, पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, साथ में आना, एक कंपनी बनना है। बट जब किसी को एक्विजिशन करना है, किसी को टेक ओवर करना है, तो इसमें बहुत कंप्लायंस आता है, बहुत पैसा लगता है, तो इसमें ज़्यादा अपने को केस लो आता है। ठीक है, चलिए सर, क्या रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से अपन मर्जर एंड एक्विजिशन करने वाले हैं? तो ये अपन बाद में पढ़ेंगे कल के सेशन में। तो मुझे एक चीज़ बताइए, तो आज अपन ने जो बेसिक पढ़ा, आज अपन ने क्या पढ़ा? व्हाट इज मीन बाय कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, 4 टाइप्स देखे अपन ने, टेक्नोलॉजिकल, मार्केट, फाइनेंशियल एंड ऑडिट अपन ने देखा था रिस्ट्रक्चरिंग। तो टोटल अपन ने 4 रिस्ट्रक्चरिंग देखे। ठीक है, देन उसके बाद अपन ने और क्या पढ़ा बच्चों? और अपन ने उसके बाद पढ़ा कि मर्जर एंड एक्विजिशन का डिफरेंस पढ़ा। देन एक केस लॉ पढ़ा। उस केस लॉ में पढ़ाया था कि भाई साहब अमलगमेशन में एक कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, उसी को अपन अमलगमेशन कहेंगे। तो आज अपन ने बेसिक सब किस कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किया है। तो कल अगर परसों अपना जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा आज या कल में। देन फिर जैसे ही अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, देन विल टेक अ टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। जैसे चैप्टर होगा फिर आपके टेस्ट, देन फिर उसका एनालिसिस होगा, एंड देन उसके बेसिस में आपको क्वेश्चंस भी दूंगा वापस सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। कोई डाउट है? सबको समझे यहाँ तक? क्लियर है आज का टॉपिक पूरा? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर यस तो जल्दी से चैट बॉक्स में यस मेंशन करना, जिनको भी ये टॉपिक क्लियर है। सबको क्लियर है बच्चों? एंड लेबर लॉज की जो क्लासेस बच्चों, वो मंडे से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट मंडे से वो लेबर लॉज की क्लास इसके बाद ही स्टार्ट होगा। वो अपन लेंगे, ये लेंगे अपन 6 से 7:15, एंड 7:15 से 8:30 वो अपन क्लास लेंगे, लेबर लॉज की क्लासेस लेंगे इमीडिएटली उसके पास। ओके, मंडे से लेबर लॉज की भी स्टार्ट क्लास हो जाएगी। चलिए, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। एंड कोई भी डाउट है तो बिंदास पूछिए। एंड नीचे व्हाट्सअप नंबर है मेरा, अगर कोई भी डाउट है, अगर आपको लेक्चर्स चाहिए रिकॉर्डेड या ऑनलाइन फॉर्म में चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, सब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं नीचे नंबर देगा, उसमें आप मैसेज कर सकते हो मुझे। थैंक यू सो मच। और आपके जो सेशन है इसी पे होंगे, एंड क्लास प्लस पे आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा, और ये यूट्यूब के जितने भी वीडियोज़ है उसको अनलिस्ट होगा, वो आपको शेयर किया जाएगा। मॉर्निंग में क्लास ले सकता हूँ, मैं 1-2 दिन में आपको अपडेट कर देता हूँ कि मॉर्निंग में कब टाइम पॉसिबल हो सकता है। तो मॉर्निंग में भी अपन एक क्लास शिफ्ट कर सकते हैं, देयर इज़ नो इश्यू फॉर द मॉर्निंग क्लासेस एज वेल। मॉर्निंग में मैं ले सकता हूँ क्लासेस सुबह, इफ़ पॉसिबल। अगर आपको मॉर्निंग में पॉसिबल तो बता देना। विल टेक इन द मॉर्निंग अराउंड, अपन मॉर्निंग में 8 बजे ले सकते हैं, 8 से 9। इफ़ पॉसिबल प्लीज़ लेट मी नो। देन मॉर्निंग में अपन एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, शाम को एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, या तो दोनों सुबह ले सकते हैं 8 से 10 ऐसा। तो मुझे एक बार जस्ट मैसेज कर देना व्हाट्सअप पे, मैं फिर आपको बता देता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।